Hello everyone, myself Moni Scott from Alpha Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. And from this video lecture, we are going to discuss a new chapter, that is the molecular basis of inheritance. And the molecular basis of inheritance involve the first topic, that is about the DNA. So now let us start with the first topic, that is the DNA. DNA इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो डीएनए के बारे में आपको जो है so DNA is a deoxyribonucleic acid, okay? And the discovery of DNA, it was done by the person known as the Frederick Meisner in 1869. Frederick Meisner in 1869 discovered the DNA and called it as nuclein. Discover DNA and called it as nuclein. Okay? तो उस समय जो फ्रेडरिक माइसर के द्वारा डिस्कवरी हुआ था डीएनए का, उस समय उन्होंने डीएनए नाम करके उसको एक टर्म मिला था न्यूक्लिन, ठीक? और बाद में चलकर इसी को बोला गया डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था उसके बेस पर इसका नाम पड़ा डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एक्चुअल में होता क्या है? तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया होगा, इट इज द structure or molecule which contain two chain polynucleotide, okay? polynucleotide का दो चेन जो है आपस में जुड़ा रहता है, और यही दो चेन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है क्या? डीएनए। और ये दो चेन जो है आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड दे फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ओके? जिस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा पहली बार इन 1953, ओके? So the structure, ये जो था आपका डिस्कवरी के बारे में, and the structure of DNA was given by Watson and Crick. Given by J.D. Watson and F. Crick in 1953 में ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को दिया गया था जेडी वाटसन एंड एफ क्रिक, ओके? जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो पर्सन थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्स-रे डिफ्रैक्शन गिवन बाय द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा गिवन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डीएनए का एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया। तो उस समय जो डाटा उनको मिला, उस डाटा के बेस पर जो है वाटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको बोला गया क्या? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर which was given by Watson and Crick in 1953 was known as डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला गया, ओके? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो दो होता है, डबल होते हैं, और ये हेलिकल मीन्स कॉइल फॉर्म में पाए जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और कॉइलिंग करते हैं, तो इसीलिए इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोला गया, ओके? अब बात करते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं कैसे डीएनए के साइज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो साइज ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय द लेंथ ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है उसके लेंथ से हम डीएनए के साइज को डिफाइन करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड लेंथ हम कैसे मीजर करते हैं? सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो
डीएनए का चेन होगा, उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, उस बेसिस पर हम जो है डीएनए के स्ट्रैंड का साइज मेजर करते हैं। या दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर, या तो न्यूक्लियोटाइड काउंट करके हम डीएनए का साइज बता सकते हैं, या फिर जो है नंबर ऑफ बेस पेयर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़े रहते हैं और ये क्या बनाते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर बनाते हैं। क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से किस कंपोनेंट से जुड़ते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ते हैं। अभी स्ट्रक्चर जब आपको बताया जाएगा वहाँ पे क्लियर होगा। तो यूनिट ऑफ डीएनए जो होता है, यूनिट ऑफ डीएनए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ओके, या मोनोसेकेराइड बोल सकते हैं, नॉट ओनली द ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, दीज आर द 3 मोनोसेकेराइड। तो इन तीनों में से कोई भी जो है पॉलीसेकेराइड बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। वैसे ही जो प्रोटीन होता है उसके यूनिट क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। फैट के यूनिट क्या होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डीएनए जो होता है, डीएनए के भी यूनिट होंगे, और यूनिट ऑफ डीएनए जो होगा वो या तो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर को हम यूनिट ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि जो बेस पेयर होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, ओके, क्योंकि दो स्ट्रैंड होता है तो दोनों ही स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड से एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो बनाते हैं बेस पेयर। तो या तो हम यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ले सकते हैं या फिर बेस पेयर ले सकते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो उसका डबल जो है डीएनए का साइज होगा, या अगर लेंथ की बात करें तो दोनों न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड को एक साथ लेकर चलेंगे तब जो है उसका लेंथ हम मीजर करेंगे, इसलिए बेस पेयर भी लिया जा सकता है या फिर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं इस यूनिट की बेस पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के डीएनए का साइज, ओके। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की बात किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए का जो हैप्लॉइड स्टेज होता है, ठीक, यानी कि बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी जो है डिप्लॉयड कंडीशन होती है, और डिप्लॉयड में जो हैप्लॉइड कंडीशन होता है उसमें डीएनए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का जो ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, लेंथ की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो डीएनए का लेंथ होता है इट इज अबाउट लेंथ ऑफ हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए इट इज 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹9 बेस पेयर। ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए का जो लेंथ होता है वो होता है 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹9 बेस पेयर। वैसे ही जो है बात करें इकोलाई एक बैक्टीरिया होती है, प्रोकैरियोट होता है, जो कि हम लोग के बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्मली द इकोलाई, तो बात कर रहे थे कि एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई होती है, उसमें जो डीएनए का लेंथ होता है, डीएनए जो पाया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई में, मतलब ये प्रोकैरियोट है, जिसमें क्रोमोसोम न्यूक्लियस तो पाया नहीं गया बट न्यूक्लियोइड के फॉर्म में क्रोमोसोम का प्रोक्रोमोसोम पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इस क्रोमोसोम में डीएनए का लेंथ जो होता है वह कितना होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो डीएनए होता है उसका लेंथ होता है इकोलाई डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 बेस पेयर, ओके। तो ये जो है इसका लेंथ होता है। उसके अलावा अगर बात करें अदर जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अदर बैक्टीरिया, तो उसमें हम देखेंगे कि यह आपका बैक्टीरियो फेज होता है। कुछ वायरस का भी बात करें तो बैक्टीरियो फेज होता है, क्योंकि एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो वायरस में जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक, और वो न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। बैक्टीरियो फेज में डीएनए होता है, तो ये डीएनए जो
यह इसका लेंथ दिया हुआ है आपका, ये बैक्टीरिया है जिसका बैक्टीरियोफेज है, इसका नेम दिया है pi1 multiplied by 174. ओके, सो द लेंथ ऑफ दिस बैक्टीरिया इज 5348 बेस पेयर. ओके, इस बैक्टीरियोफेज का जो लेंथ है इट इज द नॉट द बेस पेयर, इट इज गिवन एज द न्यूक्लियोटाइड. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिल करके इस बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं. इसके अलावा जो है दूसरा जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा. बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में जो है डीएनए का जो लेंथ होता है इट इज अबाउट 48,502 बेस पेयर. ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स का डीएनए और न्यूक्लिक एसिड का जो है लेंथ साइज दिया हुआ है और विद रैंक ऑफ यूनिट इन द फॉर्म ऑफ आइदर बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर दोनों के फॉर्म में हम यूनिट को डिनोट कर सकते हैं या डीएनए के लेंथ को मेजर करने के लिए. ओके, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब आगे बात करते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिल करके डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए का यूनिट बनाते हैं. यूनिट का मतलब न्यूक्लियोटाइड. उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, विच इज द यूनिट ऑफ डीएनए. जो डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, यूनिट होता है. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये आपस में जुड़ते जाते हैं और आपस में जुड़ करके जो है बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है कॉइलिंग जब एक दूसरे से जुड़ करके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वही हो जाता है डीएनए. तो कंपोनेंट की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में जो है थ्री मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं. थ्री मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इसीलिए एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं. पहला जो कंपोनेंट होता है इट इज द पेंटोज शुगर या इसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं. नॉट राइबोज शुगर, इट इज द पेंटोज शुगर. Because there are two kinds of pentose sugar. In DNA it is deoxyribose or RNA with ribose sugar. So pentose sugar. The first component is in the form of pentose sugar. Pentose means the sugar having 5 number of carbon. इसमें 5 number of carbon जुड़े हों उसको हम pentose sugar बोलेंगे. तो 5 कार्बन कंपाउंड जो है pentose sugar होते हैं. ओके, दूसरा कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेसिस. और थर्ड होता है आपका फास्फोरिक एसिड. और इसी को हम बोलते हैं फॉस्फेट. फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप. ये थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं. अब बात करते हैं पहले कंपोनेंट पेंटोज शुगर की. तो पेंटोज शुगर जो है ये दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर. राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. So ribose sugar is found in ribose sugar is the part of RNA. It is found in RNA. While deoxyribose sugar it is the part of DNA. Okay, deoxyribose लिखा हुआ है means DNA का part. DNA में पहला जो लेटर है D, it is for deoxyribose. And the first letter of RNA is the R, which elaborate as the राइबोस. सो राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस ये दो जो है पेंटोज शुगर पाए जाते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं. देखिए यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो
कार्बन होता है वो रिंग में भी पाया जाता है और रिंग के बाहर भी होता है। तो देखिए रिंग में एक ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन के पास वाले जो कार्बन होता है उसको हम पहला कार्बन लिखेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है और यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा होता है CH2OH, और ऐसे ही यहाँ पे भी जो है जुड़ा होता है फिर कार्बन CH2OH। तो ये है कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, और ये है कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये आपका फिफ्थ कार्बन। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कार्बन कंपाउंड होता है ये, जिसमें से 4 कार्बन जो है रिंग में इन्वॉल्व होते हैं और एक कार्बन जो रिंग के बाहर होता है। तो बात करते हैं इसके जो ग्रुप होते हैं OH ग्रुप। तो राइबोस में क्या होता है कि 3 OH ग्रुप पाया जाता है, यहाँ पे भी सेकंड पे भी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फिफ्थ पे भी होता है। तो फंक्शनल ग्रुप की बात यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की तरफ बाहर की तरफ HOH, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी हम बात करें तो OH 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 H। तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, दोनों के पास जो है फंक्शनल ग्रुप सेम पाए जाते हैं। बट राइबोस ये है राइबोस शुगर, और डीऑक्सी राइबोस में होता क्या है कि जो सेकेंड कार्बन होता है उसी सेकेंड कार्बन का ये जो OH ग्रुप है वो क्या होता है, यहाँ से हट जाता है। देयर इज लैक ऑफ सेकेंड OH फंक्शनल ग्रुप, जो सेकेंड कार्बन का फंक्शनल ग्रुप होता है OH वह इसमें नहीं पाया जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके, OH में से केवल ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन उससे जुड़ा ही रहता है। टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, कार्बन की वैलेंसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा था, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। सो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस आर डीऑक्सी राइबोस शुगर, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पाया जाता है इसलिए राइबोस होता है, ये डीऑक्सी नहीं है। तो इस तरह से ये 2 तरह के पेंटोज शुगर होंगे, राइबोस शुगर जो कि RNA में का पार्ट बनाता है, और डीऑक्सी राइबोस शुगर जो कि DNA का पार्ट बनाता है। ओके, तो ये था पहला कंपोनेंट। और दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, तो दूसरा कंपोनेंट इज द नाइट्रोजनस बेस, एंड नाइट्रोजनस bases are classified into 2 categories. Broadly it is classified into 2 categories. ये फास्फेट को हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होगा। So nitrogenous bases are broadly classified into 2 categories: purine and pyrimidine. Purine and pyrimidine, these are the 2 categories of nitrogenous bases. अब ये प्यूरिन में कौन से पाए जाते हैं, तो प्यूरिन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन जो होता है वह प्यूरिन होता है, और पायरिमिडीन में आप पढ़ेंगे कि थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ओके, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, तो ये 3 जो है पायरिमिडीन बेस होते हैं। तो टोटल जो नाइट्रोजनस बेस का संख्या होता है, नंबर होता है, इट इज द 5 जो है नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ओके, एडिनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन,
यूरासिल, इसमें से 3 पायरिडीन और 2 प्यूरिन बेस्ड नाइट्रोजनस बेस होते हैं। बट आउट ऑफ 5 there are only 4 nitrogenous bases are present in a nucleotide, okay, in a nucleic acid। किसी भी एक न्यूक्लिक एसिड में either DNA और RNA केवल 4 ही नाइट्रोजनस बेस जो है प्रेजेंट होते हैं आउट ऑफ 5, एक जो है एब्सेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं इसमें जो है दोनों में DNA और RNA दोनों में जो है कॉमन कौन होता है, तो दोनों में कॉमन जो होता है वो होता है साइटोसिन। ओके, और तीसरा जो ग्रुप है वो क्या है, फॉस्फेट है। अब देखिए कुछ ये कॉमन इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं, ये तो था आपका न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड एक और टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो किसको हम बोल सकते हैं, सो द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट को अगर रिमूव कर दिया जाए, ओके, तो केवल नाइट्रोजनस बेस का समस्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एंड प्लस फॉस्फेट। ओके, ये तीनों मिलकर के जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट ही एक चीज और होता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड। बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है इट इज द पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इस फास्फोरिक एसिड को अगर रिमूव कर दिया जाए, फॉस्फेट को अगर हटा दिया जाए न्यूक्लियोटाइड से, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड कभी कभी ये पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, और अगला जो टर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे अबाउट द बैकबोन ऑफ डीएनए, or we can say that the backbone of nucleic acid either DNA और RNA दोनों में जो है बैकबोन का काम कौन करता है, तो बैकबोन, ओके, पेंटोज शुगर प्लस न्यूक्लियोटाइड with the nucleoside, while pentose sugar plus phosphate forms the backbone of nucleic acid और backbone of DNA। ये DNA का बैकबोन बनाते हैं, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, कौन, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस जो होता है उस स्ट्रेट चेन में, जैसे इस तरह से जो चेन होता है तो ये पेंटोज शुगर और फॉस्फेट का चेन होगा। और इससे साइड में एक कुछ आर्म्स निकले रहते हैं, तो ये आर्म्स जो होंगे दिस रिप्रेजेंट द नाइट्रोजनस बेस, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये दो टर्म है। अब बात करते हैं बॉन्ड की, कौन कौन से बॉन्ड जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखिए पेंटोज, पहला जो बॉन्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज द एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर हम स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर ले, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है इसके स्ट्रक्चर में ये आपका हो गया पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पाया जाता है। तो जनरली जो फॉस्फेट होता है वह फिफ्थ कार्बन से जुड़ा रहता है। ओके, पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से ये जो है फॉस्फेट जुड़ा होता है। और फर्स्ट जो कार्बन होता है, द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर
टू विच द नाइट्रोजनस बेस, यहाँ से जुड़ा रहता है नाइट्रोजनस बेस। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस चीज से जुड़े रहते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं थर्ड कार्बन से। ओके, तो थर्ड कार्बन से भी वैसे जो फॉस्फेट होता है वही अगले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट होगा वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से आकर के जुड़ जाता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े। अब बात करते हैं कि कैसे ये जो है या कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और ये बॉन्ड कैसे एक दूसरे को जोड़ने का काम। यहाँ पे एक चीज और दिखा दे रहे हैं, ये जो थर्ड कार्बन है दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला बॉन्ड हम बात करते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो between it is present between pentose sugar and पेंटोज शुगर की का जो पहला कार्बन होता है उस कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। पहला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिससे क्या जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है आपका नाइट्रोजनस बेस विथ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है। दूसरा हम बात करते हैं, तो देखिए ये जो बॉन्ड आपका कौन सा दिखा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आप पढ़े होंगे कब, जब बायोमॉलिक्यूल्स में पहला जो बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया गया आपको कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसेकेराइड जो बनता है उसमें मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े रहते हैं विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड में भी पाया जाता है टू ज्वाइन द नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोज शुगर। ओके, अगला जो बॉन्ड है वो आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ओके, पहला था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब बात करते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जो होता है वह पेंटोज शुगर को जोड़ता है किससे, फॉस्फेट से, बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। पेंटोज शुगर रिमेन connected with the phosphate by the help of phosphoester bond. The next bond present in the structure of nucleotide, it is the hydrogen bond. तीसरा बॉन्ड यहाँ पे हम बता रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर द बाइंडिंग और इट इज टू बाइंड टू न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम देयर नाइट्रोजनस बेस। दो न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे से जोड़ता है और दोनों न्यूक्लियोटाइड का बात करें, देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर में जो है एक जो है न्यूक्लियोटाइड का जो चेन पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेन, इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं।
तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो वर्टिकल जो है लंबाई में ये चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन पाया जाता है और हॉरिजॉन्टली भी दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं। तो हॉरिजॉन्टली जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड आपस में जो जुड़ते हैं वो नाइट्रोजनस बेस से, एक नाइट्रोजनस बेस और दो दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है। तो ये पाया जाता है बिटवीन नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस जब पेयर बनाते हैं, ओके, जैसे एडेनिन जो है डीएनए के केस में क्या होता है, एडेनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से जुड़ता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एडेनिन, अभी पेयरिंग की भी बात कर लेंगे, तो एडेनिन हमेशा जो जुड़ता है थायमिन से, तो एडेनिन थायमिन से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, और गुआनिन जो है साइटोसिन से जुड़ता है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में ही नाइट्रोजनस बेस को कनेक्ट करने का काम करता है। और अगला जो बॉन्ड है इट इज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके। आप बता रहे हैं वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है ये जब न्यूक्लियोटाइड वर्टिकली जुड़े रहते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड, तो वहाँ पे दो बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो उस स्ट्रक्चर में फॉस्फेट से दो बॉन्ड जुड़ा हुआ है। दो न्यूक्लियोटाइड जो है एक फॉस्फेट से जुड़े रहे हैं, एक कॉमन फॉस्फेट से, तो ये दो जो बॉन्ड हो गया, दिस बॉन्ड इज नोन एज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके। इसी बॉन्ड को हम बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो कैसे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होकर के स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या न्यूक्लियो